नमस्कार, वेलकम टू द समर्थ ऐप प्रेप। और लास्ट लेक्चर्स जो थे हमारे, उसके अंदर हमने जो है बाकी के जो लेक्चर्स थे वो देख लिए थे। अभी जो है चैप्टर 10 आपका एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी के अंदर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों का बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि माइक्रोब्स जो कि आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में किस तरीके से काम में आ रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड है कि माइक्रोब्स जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के तौर पे कैसे यूज किए जा सकते हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है माइक्रोब्स की, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसके अंदर माइक्रोब्स का क्या रोल है, किस तरीके से जो लार्ज अमाउंट में सीवेज प्रोड्यूस होता है एवरीडे सिटीज और विलेजेस के अंदर, ऐसे उनको कैसे यूटिलाइज करके और उनके प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस प्रोड्यूस कैसे की जा सकती है माइक्रोब्स को यूज करके। और जो फार्मिंग वगैरह है उसमें बायो कंट्रोल एजेंट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स हम अच्छे से अच्छी प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स का वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे भी आप इनको यूज कर सकते हो। तो ये जो है एक ये इंडेक्स है जिसके अंदर हम ये देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे, वो इन हेडिंग्स के अंदर हम करेंगे। नेक्स्ट जो आता है सबसे पहले वो आता है कि माइक्रोब्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि माइक्रोब्स जो हैं वो आपके नाम से पता चल रहा है आपको, माइक्रो का मतलब है कि जो माइक्रो लेवल के रहते हैं, यानी कि जो एकदम जो नेकेड आई से जो है विजिबल नहीं होंगे, नेकेड आई से विजिबल नहीं होंगे, यानी कि जो माइक्रो लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म रहते हैं, बहुत ही छोटे रहते हैं, वो आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। और इसीलिए क्या है, उनको हमने नाम दिया है माइक्रोब्स। और आप देख रहे हैं कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। माइक्रोस्कोपिक वो होते हैं जो सिर्फ आपको माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, और मैक्रोस्कोपिक वो हैं जो विदाउट माइक्रोस्कोप, यानी कि आपको नेकेड आई से भी दिखाई दे सकते हैं। तो जैसे कि आप मैक्रोस्कोपिक, तो आप जो आसपास अपने जितने एनिमल्स देखते हो जो आपको दिखाई देते हैं वो सब मैक्रोस्कोपिक हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक हैं वो आपके क्या हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। इसमें है ये कहाँ मिलेंगे आपको माइक्रोब्स आपको सोयल में, वाटर में, एयर में, इनसाइड एंड बॉडीज दैट आर द अदर एनिमल्स एंड द प्लांट्स, हर जगह पे आपको मिलेंगे। माइक्रोब्स आर एवरीवेयर। एक चीज आपको याद रखनी है कि माइक्रोब्स आर एवरीवेयर, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी आपको मिल सकते हैं, और इसीलिए क्या है, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल। एक्सट्रीमोफाइल्स है कि फाउंड इन द एक्सट्रीम कंडीशंस, ये फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस, जहां पे आप सोच भी नहीं सकते, वहां पे भी क्या है कि ये माइक्रोब्स जो है वो आपको दिखाई दे सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस। और इनमें आप देखिए एक्सट्रीमोफाइल के अंदर क्या होगा, माइक्रोब्स फाउंड इन द एक्सट्रीम कंडीशंस। अब एक्सट्रीम कंडीशंस का एग्जांपल क्या है, तो देखिए सबसे पहले थर्मोफाइल्स। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाम से पता चल रहा है, थर्मो का मतलब होता है आपका कि थर्मो का मीनिंग आपका जो है वो क्या है कि इस मीनिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि जो ये प्रेजेंट एट द साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड बी पॉसिबली एग्जिस्ट, यानी कि हाई टेम्परेचर के ऊपर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी जो है इतने हाई टेम्परेचर पे ये ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव थर्मोस्टेबल एंजाइम्स। उसके बाद में है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स नाम से पता चल रहा है आपको एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशंस, जो लेक्स वगैरह रहती हैं, जो सॉल्टी लेक्स वगैरह रहती हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। और सॉल्टी लेक्स के अंदर आप देखोगे तो ये बैक्टीरिया आपको वहां पे मिलेंगे। यूजुअली ऐसा होता है हाई सोल्ट कंसंट्रेशन में माइक्रोब्स जो है वो ग्रो नहीं करते हैं। उसके बाद में आता है एसिडोफाइल्स इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट्स। हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर एसिडोफाइल्स जो है वो ग्रो करते हैं, और इनके अंतर्गत क्या होगा, हाई एसिडिक पीएच, यानी कि जो अराउंड 3, अराउंड 2, अराउंड 1 ऐसी पीएच के ऊपर भी क्या है ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि एक्सट्रीमोफाइल्स जो है वो एक्चुअली में क्या होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं, और एक्सट्रीम कंडीशंस में ग्रो करके ये बैक्टीरिया जो है अपने आप को वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में इनके ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऐसे ग्रो करते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल। आपको एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में आपको इस तरीके से अगर मिलने लग जाए तो ये क्या है आपका एक्सट्रीमोफाइल्स है। इसमें देखिए आगे नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका
कि माइक्रोब्स एक्चुअली में, चलो ठीक है, नेकेड आइज से हमें दिखाई तो नहीं देते हैं, उनको माइक्रोब्स बोलते हैं, बट माइक्रोब्स क्या एक तरह के ही होते हैं सारे? नहीं, माइक्रोब्स जो हैं वो कई तरह के होंगे। उनके अंदर कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप देख लो कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बाद में आप देख लीजिए कि वायरस है, फंजाई है, एल्गी है, प्रोटोजोन्स हैं, आर्किया बैक्टीरिया है। तो ये जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं? आपके डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स हैं जो कि माइक्रो लेवल के रहते हैं। और सबसे पहले देखिए आप बैक्टीरिया में, इस बैक्टीरिया भी गुड और बैड टाइप के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिटेड हैं, जैसे हमारे लिए फायदेमंद है, जैसे कि आपके लैक्टोबैसिलस रहते हैं। उसके अलावा सिंगल सेल रहती हैं, ईट व्हाट अराउंड देम। एंटीबायोटिक आर द बैक्टीरिया किलिंग बॉम्ब। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो इन बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। वाइटामिन्स जो होता है सी, वो भी इनको किल कर देता है। वायरसेस जो होता है वो क्या होगा? वायरसेस जो है, जैसे बैक्टीरिया तो गुड और बैड दोनों थे, लेकिन वायरसेस जो है वो ओनली बैड पैरासाइट्स होते हैं। और पैरासाइट इसलिए बोला है क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर खुद की मशीनरी इनकी नहीं होती है। जब इनकी खुद की मशीनरी नहीं है तो उस केस के अंदर ये दूसरों की बॉडी का मेटाबॉलिज्म यूज करते हैं, दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, अपना डीएनए और जो भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए वो उनके अंदर ट्रांसफर करेंगे, और करने के बाद में और ये आगे जाके क्या करेंगे कि उनके मेटाबॉलिज्म को यूज करेंगे। स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, ये 100 टाइम्स स्मॉलर्स होते हैं बैक्टीरिया के, और विटामिन सी इनको किल कर सकता है। फंजाई जो होता है वो मोल्ड और यीस्ट है, जैसे ब्रेड आप थोड़े दिनों के लिए रख दीजिए, उसके ऊपर जो फफूंद आ जाती है उसको हम बोलते हैं फंजाई। एल्गी है, ये टाइनी प्लांट्स होते हैं जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में काई भी बोलते हैं। उसके अलावा प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मल्टी सेलुलर, फाउंड एवरीवेयर। और उसके अलावा आर्की बैक्टीरिया है ना, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स के अंदर आपको मिलेंगे। तो ये जो होते हैं ये क्या है आपके, एक मोटा मोटी हमने देख लिया कि इंडेक्स इसके अंदर क्या है कि माइक्रोब्स जो है वो उसका जो प्रॉपर इंडेक्स है वो कैसा है, इस तरीके का है। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोन्स एंड आर्की बैक्टीरिया, ये सभी मिलके आपके क्या बनाते हैं? ये सभी मिलके बनाते हैं हमारे माइक्रोब्स की पूरी फैमिली। और इस फैमिली के अंदर आप देख रहे हैं इतने सारे मेंबर्स हैं। तो इन्हीं के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से गुड और बैड टाइप्स जो है इनकी वो है, और गुड टाइप में हम इनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो चीज अपन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका कि बैक्टीरिया जो है वो आपको दिखाई कैसे देते हैं। तो आप जब पेट्री डिश के ऊपर, यानी कि मीडियम कंटेनिंग के कोई प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर इन बैक्टीरिया को ग्रो करोगे तो बैक्टीरिया आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। ये जो छोटे छोटे आपको व्हाइट पैचेस दिखाई दे रहे हैं, ये एक सिंगल कॉलोनी है। इस सिंगल कॉलोनी में आपके थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया हैं। उसके अलावा ये वाली जो कॉलोनी है इसके अंदर आपको फंगस दिखाई दे रही होगी कि ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? ये फंगल कॉलोनी है। यानी कि फंगल कॉलोनी का मतलब है कि ये फंगस है और ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये रहता है, ये दो तरह के क्या है, आपको आप मतलब अपीयरेंस से देख सकते हैं कि ये जो है ये फंगस है और ये जो है इस तरह से आपके बैक्टीरिया है। तो नेक्स्ट जो आता है इससे वो आता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो कौन सा आता है? हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में बैक्टीरिया को कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि लैक्टोबैसिलस, मैंने एग्जांपल दिया आपको, कर्ड के अंदर मिलता है। जो भी दूध से जब दही बनाना होता है तो उस केस में लैक्टोबैसिलस आपको चाहिए इनिशियल लेवल पे। ऐसे इसको LAB भी बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा आपके मिल्क की पीएच जो है वो कैसे होगी? डाउन चली जाएगी, और उस डाउन पीएच के ऊपर मिल्क जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। उसके अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह रहती हैं वो सब क्या हो जाएंगी? प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट होने के बाद में वो आपको जो कर्ड का जो अपीयरेंस दिखाई देता है उस तरीके का जो है वो बन जाता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें देखिए इट कन्वर्ट द मिल्क टू द कर्ड बाय प्रोड्यूसिंग द एसिड। तो एसिड प्रोड्यूस करेंगे और एसिड प्रोड्यूस करने के बाद में कोगुलेट हो जाएगा एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन पार्शली डाइजेस्ट हो जाएगी और फ्रेश मिल्क कैन बी कन्वर्टेड टू द कर्ड बाय एडिंग सम बैक्टीरिया। उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल इनोकुलम बोलते हैं। कि जब कर्ड के अंदर थोड़ी सी बैक्टीरिया, थोड़ी सी छाछ आपको या कोई थोड़ा सा दही जो आपको उसमें डालना पड़ेगा, अगर आपको उसमें से दूध से दही बनाना है तो उस केस में क्या होता है? ये विटामिन B12 के लेवल को और कई गुना बढ़ा देता है। इन स्टमक LAB हेल्प टू चेक द पैथोजेंस। तो स्टमक के अंदर LAB जो होता है वो पैथोजेंस जो होते हैं उनसे फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसीलिए जो मिल्क जो रहता है उसकी कंपैरिजन में कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस, क्योंकि उसके अंदर विटामिन B12 का लेवल जो है वो क्या है? ज्यादा है। अब ये चीज हमने देख ली। उसके बाद में ऐसे ही दूसरे तरीके से कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? तो लैक्टोबैसिलस का एग्जांपल आ गया आपके पास में। उसके बाद आता है कि जो
साउथ इंडियन फूड जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं उनके अंदर हम इनको यूज कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन जो है वो इनको यहाँ पे यूज किया जा सकता है। और इसके अंदर क्या होगा, जैसे डो बनाया जाता है, फूड सच एज डोसा, इडली, और ये सब पफी अपीयरेंस जो होती है, जो आपकी पफी अपीयरेंस आपने देखा है इडली जो है आपकी कैसे दिखाई देगी आपको, तो वो जो पफी अपीयरेंस होती हैं कि वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है, CO2 गैस की वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं वो CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, और CO2 गैस प्रोड्यूस होने की वजह से ही आप देखते हैं कि उनकी अपीयरेंस जो है वो कैसी हो जाती है, पफी हो जाती है। अब आप इसको देखिए, ये जो साउथ इंडियंस जो हैं फूड हैं उनका जो है इनके अंदर इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है कि बेकर ईस्ट, है ना। कौन सी ईस्ट को यूज करेंगे इसमें, हम बेकर ईस्ट, और ये इसका नाम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसे। सैक्रोमाइसिस सर्वेसे, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है ना। आप चाहे वाइन प्रोडक्शन में देख लो, चाहे आप फूड प्रोडक्शन में देख लो, और फिर और जो दूसरी चीजें हैं उनमें देख लो, आपको सैक्रोमाइसिस सर्वेसे हर जगह पे मिलेगा। ये एक ऐसा ईस्ट होता है जो कि इन सारी चीजों में काम में आता है। ईस्ट जो है पाउडर फॉर्म में आता है, तो इसको जो है आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ब्रेड वगैरह बनाने में, इन सब बनाने में इसका यूज जो है वो किया जाता है। इट इज यूज टू मेक ब्रेड बाय द फर्मेंटिंग डव। तो डव को फर्मेंटिंग करके, और ये क्या बना देता है, आपके सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ब्रेड का फॉर्मेशन कर देता है। तो ब्रेड में भी आपने देखा होगा छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि ये जो है CO2 रिलीज करता है ड्यू टू द फर्मेंटेशन, और उस केस के अंदर ये ऐसा रहता है। अब उसके अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं तो आप देख लीजिए, है ना। टोडी बनाया जाता है साउथ इंडियन, उनमें फर्मेंटेड सैप फ्रॉम द पाम ट्री से जो जूस निकलता है उसको फर्मेंटेड करके इस तरह से जो है टोडी बनाया जाता है। माइक्रोब्स आर, तो छाछ जैसा होता है, कुछ ऐसे जूस टाइप का कुछ फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है, इसको साउथ इंडिया में यूज किया जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोडी। और उसके बाद में है माइक्रोब्स आर यूज टू फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स एंड टू प्रोड्यूस द चीज। तो इस तरीके से इनको करके, और चीज प्रोडक्शन में भी इनका क्या है, हेल्प कर सकते हैं। और जो फर्मेंटेड आपकी फिशेस वगैरह होती हैं, है ना, फर्मेंटेड फिश, उसके अलावा फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स, उसके अलावा फर्मेंटेड सोयाबीन, ये तो है, इनके बनाने के अंदर भी आप इसको यूज करोगे माइक्रोब्स को। और नेक्स्ट आता है कि स्विस चीज और रॉकफोर्ड चीज बनाने के अंदर भी इनका यूज किया जाता है। स्विस चीज होता है वो अपीयरेंस में इस तरह का होगा, है ना, और रॉकफोर्ड चीज जो होता है अपीयरेंस में उस तरह का होता है। अब आप इसमें देखिए कि जो स्विस चीज होता है, ये वाला जो चीज है ना, वो जो बैक्टीरिया इस चीज को बनाता है उसका नाम होता है ये, है ना, जो बैक्टीरिया इसको बनाएगा उसका नाम है ये प्रोपिनियोबैक्टीरियम। तो प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्माइनी, तो प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्माइनी जो होता है आपका, वो क्या करेगा, स्विस चीज का फॉर्मेशन करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस चैप्टर में आपसे यही चीजें पूछते हैं कि कौन से प्रोसेस में कौन सा बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूज आता है। अब इसमें देखिए कि रॉकफोर्ड चीज जो होता है इज राइपन ग्रोइंग ए फंगस पेनिसिलम रॉकफोर्ड ऑन देम, यानी कि जो रॉकफोर्ड चीज है वो किससे बनता है, आपके पेनिसिलम रॉकफोर्टी से। तो पेनिसिलम रॉकफोर्टी जो होती है वो आपको क्या बना के देगी, रॉकफोर्ड चीज। और स्विस चीज जो होता है वो प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्माइनी से बनता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस चीज से, इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको प्रोडक्ट का नाम दे दिया जाएगा और उसका माइक्रोब्स, उसमें काम आने वाला माइक्रोब्स आपसे पूछा जाएगा। तो ये रहता है। नेक्स्ट आता है कि माइक्रोब्स को, ये तो थे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो हम जो अपने घर में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अब जो आ रहे हैं आपके सामने वो आ रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर हम देखेंगे कि लार्ज स्केल के ऊपर कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर माइक्रोब्स का यूज किया जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन में। तो आप ये जो देख रहे हैं ये है फर्मेंटर्स। ये आपके रूम जो होता है उसकी साइज के भी होते हैं। ये बड़े बड़े साइज के फर्मेंटर्स होते हैं जिनमें थाउजेंड्स ऑफ लीटर ऑफ मीडिया आप मिला देते हो और उसके बाद में किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं। ये साथ के अंदर, इनके अंदर कई तरह के मीटर्स वगैरह लगे रहते हैं जो आपको ऑप्टिमम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑप्टिमम जो आपके CO2 का लेवल जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ऑप्टिमम आपको जो है उसके अंदर मीडिया है, pH है, ये सारी चीजें आपको प्रोड्यूस करवाते हैं। प्रॉपर मीडिया जो रहता है उसके अंदर आपको एनर्जी सोर्स से लेके सारी चीजें इनके अंदर दी जाती है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स को ऑप्टिमम कंडीशंस मिलती हैं, बेस्ट से बेस्ट कंडीशंस मिलती है टू ग्रो एंड सर्वाइव। और उस केस के अंदर आपको वो लार्ज स्केल के ऊपर जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो आपको प्रोड्यूस करके देते हैं। ये फर्मेंटेड होते हैं। इनमें किस में काम में आते हैं, आपके बेवरेजेस में, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, वाइन है, उसके अलावा ब्रांडी है, उसके अलावा रम है, ये सारी चीजें प्रोड्यूस करने में भी आपके माइक्रोब्स वगैरह काम में आते हैं। एंटीबायोटिक्स, उसके अलावा इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर
ग्रोइंग माइक्रोब्स इन द वेरी लार्ज वेसल्स। तो वेरी लार्ज वेसल्स यानी कि जो बड़ी बड़ी वेसल्स है जिनके अंदर आप थाउजेंड्स ऑफ लीटर ऑफ मीडिया यूज कर सकते हैं, वो जो है वो आपका क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है माइक्रोब्स का। नेक्स्ट जो आता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं, माल्टेड सेरल्स, ये यीस्ट है। यीस्ट कौन सी, जो अभी बताई थी मैंने, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसेस। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसेस जो होती है ये ब्रूअर्स यीस्ट, वहां पे बेकर्स यीस्ट थी, यहाँ पे ब्रूअर्स यीस्ट है, यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ द बेवरेजेस बाय फर्मेंटिंग द माल्टेड सेरल एंड द फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस द इथेनॉल। इसके अंदर आप देख लीजिए कि माल्टेड जो सेरल्स वगैरह होते हैं, फ्रूट जूसेस को फर्मेंटेड किया जाता है और उससे फिर वाइन बियर वगैरह प्रोड्यूस की जाती है। इसमें क्या होता है, वाइन और बियर जो है आपके, वो क्या है, दे आर प्रोड्यूस्ड, वाइन एंड बियर दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वाइन एंड बियर जो है विदाउट डिस्टिलेशन, यानी कि जो उसका एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर छोटे छोटे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। और बेस्ट क्वालिटी की जो वाइन्स रहती हैं वो कौन सी रहती हैं, विस्की है, ब्रांडी है, रम है, जिन है और अरेक है। ये जो होती हैं ये क्या होती हैं, विस्की, ब्रांडी, रम एंड जिन, ये सारी जो है ये डिस्टिलेशन, सिक्वेंशियल डिस्टिलेशन से बनती हैं, जिसकी वजह से आप इनके अंदर से जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं और इनकी क्वालिटी जो होती है वो आपके अनडिस्टिल्ड जो विदाउट डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट्स हैं, वाइन और बियर, उनसे ज्यादा रहती है, अच्छी रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें प्रोड्यूस की जाती है। आपको यहाँ पे ध्यान ही रखना है कि जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है ईस्ट के थ्रू, उसमें इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, उसी इथेनॉल को जो है आप एल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज करते हैं। और जो वाइन एंड बियर जो है वो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स हैं। विस्की, ब्रांडी, रम, जिन एंड अरेक, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये डिस्टिलेशन फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट जो आता है इसके बाद में वो आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर एंटीबायोटिक्स, यानी कि मेडिकल एप्लीकेशन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंटीबायोटिक जो रहता है आपका, एंटीबायोटिक्स में देखिए कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं माइक्रोब्स के थ्रू, ताकि वो क्या कर सकें, पैथोजेंस की ग्रोथ को आप इनहिबिट कर सके। जनरली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक फंगस है, फंगस से आप ध्यान से देखिए तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करेगा और ये सब्सटेंसेस जो होंगे छोटे छोटे, ये क्या करेंगे, दूसरे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होगी, है ना, ये बैक्टीरिया है दूसरे, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दिए। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इससे सिक्रीट किए गए हैं, ये फिर फर्दर जाके आपके इसको इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, आपके एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। और एंटीबायोटिक्स जो है यूज्ड टू ट्रीट द प्लेग, वूपिंग कफ एंड डिप्थीरिया, लेप्रोसी, इतने काफी टाइम में इसमें यूज होता था। सबसे पहले देख लेते हैं कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, उन्होंने पेनिसिलियम नोटाटम के ऊपर ये कुछ काम कर रहे थे। और पेनिसिलियम नोटाटम जो है वो एक तरह के ये है, अब इसके ऊपर मान लो ये काम कर रहे हैं और इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने इस तरीके से देखा कि कुछ प्लेट्स जो उन्होंने ग्रो करी हैं, कुछ पेट्री प्लेट्स उन्होंने ग्रो करी हैं जिसके अंदर ये जो है स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। और स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया जो है इस पूरी प्लेट के अंदर ऐसे ये फैले हुए थे ऐसे। अब इन्होंने क्या देखा कि एक साइड है ना, एक ऐसी साइड जिसके अंदर जो है ये बैक्टीरिया इतने एरिया के अंदर ग्रो नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या, वो जो पेनिसिलियम जो था आपका, पेनिसिलियम नोटाटम, वो यहाँ पे ग्रो कर गया। और पेनिसिलियम नोटाटम जिस इस प्लेट के अंदर ये कंटामिनेटेड आ गया, यानी कि सबसे पहले क्या था, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ये स्ट्रेप्टोकोकाई पे काम कर रहे थे, पूरी प्लेट में किसको ग्रो कराना था, स्ट्रेप्टोकोकाई को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंटामिनेशन आ गया, यानी कि अनवांटेड बैक्टीरिया, अनवांटेड जो माइक्रोब्स है वहां पे ग्रो कर गए, और वो कौन से थे, पेनिसिलम। और ये ग्रो करने के बाद में इन्होंने देखा कि जैसे ही ये ग्रो कर रहे हैं उसके बाद में ये कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं, और इस सब्सटेंस के अंदर क्या हो रहा है कि जितनी दूरी में, एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर उन्होंने देखा, पर्टिकुलर पेरिफेरी में उन्होंने देखा, एरिया में देखा कि इतने एरिया के अंदर इन वाइट बैक्टीरिया वगैरह में से कोई भी ग्रो नहीं किया है। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, देखा कि जो मोल्ड था, है ना, ये जो मोल्ड है ये ग्रो कर गया था अनवॉश्ड प्लेट्स के ऊपर। और फिर बाद में इन्होंने ये जो येलो कलर का मटेरियल है, यानी कि इस येलो कलर का मटेरियल को बाद में जाके क्या बोला गया था, आपका एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटीबायोटिक्स होता है बाद में। ठीक है, तो ये क्या है, एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई पे काम कर रहे थे, और उसके बीच में क्या है, मोल्ड का इन्फेक्शन, मोल्ड का कंटामिनेशन आ गया। और मोल्ड कंटामिनेशन की वजह से, और यहाँ पे आप देख लो कि अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स वगैरह जो रहती हैं उनके अंदर इन्होंने देखा था, और इतने एरिया में जो है इनमें से कोई भी बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं किया। तो अब उन्होंने आइडिया लगाया कि ये मोल्ड कुछ ना कुछ ऐसा सिक्रीट कर रही है जिसकी वजह से
और ये जो आसपास के माइक्रोब्स हैं ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस का मतलब है कि कुछ ना कुछ जो रिलीज कर रहा है वो हमारे लिए भी काम का हो सकता है। फिर उन्होंने इसके ऊपर काम किया और पता चला कि ये जो था ये क्या था, फेमस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी। अब उसके बाद में ये क्या है, एंटीबायोटिक्स वही सेम इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स दैट कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस। वो पैथोजेंस की ग्रोथ को किल कर और रिटार्ड कर सकते हैं। यूज्ड टू ट्रीट द प्लेग, वुपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी। और उसके बाद में जो इन्होंने एंटीबायोटिक जो निकाली थी वहां से पेनिसिलिन, उसको फ्लोरे एट चेन, 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने उसको काफी प्यूरिफाई करके यूज करने लायक उसको बनाया कि ह्यूमन उसको यूज कर सके। तो इसीलिए क्या है, इन तीनों को और कंबाइंडली नोबेल प्राइज दिया गया था 1945 के आसपास। तो 1945 में जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो फिनिश हुआ था 44 के आसपास में। तो ये जो एंटीबायोटिक है आपकी पेनिसिलिन, इसने कई सारे सोल्जर्स की जान जो है वो बचाई थी। इसी वजह से क्या है, इसको एक पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी के तौर पे जाना जाता है और 1945 में इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था। अब देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन कौन से मिल सकते हैं। हमने देख लिया कि इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स में वाइन प्रोडक्शन में कैसे माइक्रोब्स यूज होंगे। हमने ये देख लिया कि डिफरेंट माइक्रोब्स है वो हाउस होल्ड में कैसे यूज आते हैं। तीसरा हमने देखा कि जो ये होते हैं माइक्रोब्स, ये क्या करते हैं, ये एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है उसके बारे में हमने देख लिया और फ्लोरे चेन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की डिस्कवरी देख ली, उनका नोबेल प्राइज देख लिया। अब देख लेते हैं कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखिए कि जैसे सिट्रिक एसिड आपको चाहिए तो कौन से माइक्रोब से मिलेगा, एस्परजिलस नाइगर से। ये क्या है, एक फंगस है, फंगस से आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा। ये रही एसिटिक एसिड जो है वो एसिटोबैक्टर एसिटाई, नाम से पता चल रहा है एसिटाई यानी कि एसिटिक एसिड। ये एक बैक्टीरिया है, इससे आपको एसिटिक एसिड मिलता है। ब्यूटेरिक एसिड, ये है आपका क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेनिलम। तो ये जो होता है ये आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा, ब्यूटेरिक एसिड। और लैक्टिक एसिड वेरी फेमस, हम सभी जानते हैं, लैक्टोबैसिलस यानी कि एक बैक्टीरिया है। तो ये जो होते हैं ये आपको दिखने में ऐसे दिखेंगे, एस्परजिलस नाइगर ऐसा होता है मॉर्फोलॉजी में, एसिटोबैक्टर एंड ब्यूटिलिकम एंड लैक्टोबैसिलस, ये सारे रहते हैं वो इस तरीके के यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है दूसरे जो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मान लीजिए कि अल्कोहल है तो सेक्रोमाइसिस सर्वाइसे जो ईस्ट बताई थी मैंने पाउडरी फॉर्म में, तो वो अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज की जाती है। उसके अलावा जो आपका आता है वो आता है एंजाइम्स कौन कौन से मिलेंगे आपको वो देखिए। सबसे पहले लाइपेजेस एंजाइम यानी कि जो लिपिड को क्या कर सके, लिपिड स्टेन्स वगैरह को रिमूव कर सके। जनरली क्या होता है कि जो हमारे क्लोथ्स वगैरह होते हैं डेली यूजेस के, उनके ऊपर ऑयली स्टेन्स जो होते हैं वो लग जाते हैं और उन ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने के लिए डिटर्जेंट्स का यूज किया जाता है। और उन डिटर्जेंट्स में एक्चुअली में क्या होता है, लाइपेजेस जो होता है वो यूज किया जाता है ना, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, ताकि जो भी ऑयली स्टेन है वो सारा का सारा क्या हो, रिमूव हो जाए। तो लॉन्ड्री के अंदर कौन सा यूज किया जाएगा, लाइपेजेस। उसके अलावा पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस होता है। पैक्टिनेजेस और जो प्रोटीएजेस है ये क्लैरिफाई द बोटल्ड जूस, जो बोटल्ड जूस आते हैं उनको क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। ये प्लांट के जो भी उसके अंदर पार्ट्स रहते हैं उन सबको डिसोल्व कर देते हैं और क्लीन हो जाता है। उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस से मिलेगा। ये जनरली जो हार्ट के अंदर स्ट्रोक्स वगैरह होते हैं, क्लोट वगैरह बन जाते हैं आर्टरीज के अंदर, कोलेस्ट्रॉल अकुमुलेट होता चला जाता है और उन क्लोट्स को ये रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस क्लोट बस्टर टू रिमूव द ब्लड वेसल्स। वी हैव द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस। तो जिनमें मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में यहाँ पे जो क्लोट बन गए हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में जो हार्ट है उसके अंदर आपके क्लोट्स बन गए हैं, उन क्लोट्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन लगाया जाता है क्लोटिंग के टाइम में। ऐसे क्लोटिंग जो होती है वो पूरे पाथ को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से पर्सन की इमीडिएटली डेथ हो जाती है। तो इसीलिए ये इसमें आता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि जो साइक्लोस्पोरिन ए है, साइक्लोस्पोरिन ए क्या करेगी आपकी कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से आपको मिलती है। साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलेगी आपको, जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है। और ये एक तरह से जब ट्रांसप्लांटेशन होता है, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि एक पर्सन का जो ऑर्गन है वो दूसरे पर्सन में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया आपने, स्किन ट्रांसप्लांट कर दी, दूसरे पार्ट्स ट्रांसप्लांट कर दिए, तो उस केस के अंदर आपको ये जो है साइक्लोस्पोरिन काम में आता है। यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स की तरह यूज किया जाता है इसको। और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो फॉरेन जो ऑर्गन्स हैं या जो फॉरेन ट्रांसप्लांट्स हैं उनको आपका इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर देता है,
उसके ऊपर अटैक करके, तो वो प्रोसेस जो है थोड़े समय के लिए ये नहीं होने देता। तो साइक्लोस्पोरिन ए वेरी फेमस, ट्रांसप्लांटेशन में काम में आएगा और ऊपर से इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स की तरह काम करता है। दूसरा आता है स्टैटिन। स्टैटिन जो है वो मोनस्कस परप्यूरेंस से आपको मिलता है, मोनस्कस परप्यूरेंस से ईस्ट से मिलता है। ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो लो करने के काम में आता है। मोनस्कस परप्यूरेन है, ये स्टैटिन है। स्टैटिन की टैबलेट जो होती हैं वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स की तरह काम में आती है, यानी कि ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको ये क्या कर देती है, लोअर कर देती है। क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाइपर कोलेस्ट्रोमिया कोज कर सकता है, और उस हाइपर कोलेस्ट्रोमिया की वजह से आपकी जो वेन्स वगैरह होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें ब्लॉकेज बन जाता है एक, है ना। और वो ब्लॉकेज जो होता है वो आपके लिए लीथल रहता है, लाइफ थ्रेटनिंग एक कंडीशन रहती है। इट इनहिबिट द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाला एंजाइम्स होता है, उस एंजाइम का नाम होता है HMG CoA, हाइड्रोक्सो मिथाइल ग्लूटारिल को एंजाइम ए, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल को एंजाइम ए। तो HMG CoA एंजाइम ए को जो है वो इनहिबिट कर देती है, कौन, स्टैटिन। स्टैटिन इसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपका जनरली नहीं बनता, है ना। तो ये आपका पूरा इससे रिलेटेड था, साइक्लोस्पोरिन और स्टैटिन। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। स्टैटिन आपको किससे मिलेगा, मोनस्कस परप्यूरेन से मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर देगा। साइक्लोस्पोरिन किससे मिलेगा, ट्राइकोडर्मा से मिलेगा। और इम्यूनोसप्रेसिव जो आपका एजेंट रहता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स वगैरह में इसको यूटिलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो इसका इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे कैसे काम में आते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं आगे जाके कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर किस तरीके से पूरा सेटअप रहता है और कैसे उसको यूज करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहले देख लेते हैं कि हम सीवेज एक्चुअली में होता क्या है। तो सीवेज जो होता है वो क्या होता है कि जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, इनका जो डर्टी वाटर है, उसके अलावा जो नालियों में जो पानी बहता है आपका ऐसे, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। अब ये जो आपका रहेगा वाटर, डर्टी वाटर रहेगा, सब इसको सिक्वेंशियल स्टेप वाइज मैनर के अंदर इसको क्या किया जाता है, क्लीन करने के लिए, कंपैरेटिवली क्लीन करने के लिए इसको क्या है, यूज किया जाता है। देखिए जो नॉर्मल वाटर है, जो नॉर्मल पानी है आपका सिविल लाइन वगैरह का ऐसे, तो इसको हम डायरेक्टली क्या है, आप वाटर सोर्सेस में यानी कि रिवर वगैरह में डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वहाँ की आसपास की जो रिवर की जो इकोसिस्टम रहता है, वहाँ की जो फिशेस रहती है, उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस ये हो सकती है। तो इसीलिए इसको कंपैरेटिवली क्लीन करके, डर्टी वाटर को कंपैरेटिवली क्लीन करके, और फिर बाद में आप इनको रिवर वगैरह में डिस्पोज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर एक सीक्वेंस स्टेप में होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है उसके अंदर जो आपका गंदा पानी है उसको आप इसके अंदर डालिए, है ना। ये जो डर्टी वाटर है सारा इस टैंक में आप डाल दीजिए। इसको डालने के बाद में यहाँ पे 2 तरह की प्रोसेस होती हैं। यहाँ पे आप डालने से पहले यहाँ पे क्या करिए, फिल्टर जो है उसको कर लीजिए। तो जो भी कचरा होगा आपका, जो प्लास्टिक वगैरह है, कुछ और है, वो सारा यहाँ पे अटक जाएगा, और जो वो डर्टी वाटर होगा वो सारा नीचे आ जाएगा। अब उसके अंदर क्या होगा, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स है, वो इस वाटर में मिक्स होकर नीचे आ जाएंगे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्रोसेस होता है, पहला फिल्ट्रेशन और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन। तो फिल्ट्रेशन में आपने फिल्टर कर लिया पूरे को, है ना। इसके अंदर डालने से पहले आपने क्या किया, इसको पूरे को फिल्टर किया अच्छे से, और उसके बाद में इसके अंदर से जो यहाँ पे वाटर भर गया है उसके अंदर से जितनी भी डस्ट वगैरह है, आपकी मिट्टी वगैरह है, उसको आप थोड़ी दिनों के लिए, 1 दिन या 2 दिन के लिए सेडिमेंट होने के लिए छोड़ दीजिए। सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे सेटल हो जाते हैं। जैसे जैसे ग्रेविटी अब लगेगी तो ये सारे, जैसे मान लो कि आप एक बोतल लीजिए पानी की, उसके अंदर मिक्स कर दीजिए सॉइल को, और मिट्टी मिक्स करके आप उसको शेक कीजिए, और उसके बाद में जब वो मिट्टी पूरे वाटर बोतल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तब आप उसको छोड़ दीजिए। और 1 घंटे बाद जब वापस आएंगे तो सारी की सारी मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी, डाउन पैलेट में। तो पैलेट में नीचे मिलेगी आपको। तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे भी जितनी आपको जो डेब्रीज हैं, है ना, जैसे ग्रिट हैं, सॉइल हैं, स्मार्ट पेबल्स हैं, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि फिल्टर होकर नीचे आ गए थे। और जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह हैं जो ऊपर ही रह गए, वो तो वैसे ही फिल्टर हो चुके हैं। तो यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन किया है और सेडिमेंटेशन किया है। ये चीज हम किस में यूज करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आप माइक्रोब्स का यूज करते हैं।
यानी कि यहाँ पे हम माइक्रोब्स को यूज करेंगे, है ना, माइक्रोब्स का यूज करते हैं जो इसको क्या कर सके, डैमेज कर सके, है ना। जो माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं वो क्या करें, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज मिक्स हो रखी हैं, जैसे मान लो कि पानी के अंदर किसी ने दूध मिक्स कर दिया, पानी के अंदर किसी ने जूस मिक्स कर दिया, पानी के अंदर कोई ऐसे मटेरियल्स मिक्स कर दिए जो जिसके अंदर क्या है, जो शुगर कंटेंट है यानी कि एनर्जी सोर्स है, तो उस केस में माइक्रोब्स क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को अपने खाने पीने के लिए यूज कर लेंगे और क्लीन कर देंगे इसको। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है इसमें क्या करते हैं, देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और टू ग्रो द एरोबिक माइक्रोब्स। एरोबिक माइक्रोब्स इसके अंदर ग्रो, ये सारा का सारा इसमें जो ये मिट्टी तो नीचे सेटल हो गई और फिर ये ऊपर से पानी जो होता है इसको इस वाले टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें ट्रांसफर करने के बाद में क्या होगा, माइक्रोब्स, ये पानी इसमें भर गया पूरा। अब आप क्या करेंगे, इस वाटर को यूटिलाइज करेंगे। इसके अंदर क्या है, माइक्रोब्स जो होते हैं छोटे छोटे, उनको फंगल जो ये होते हैं, फंगल जो थ्रेड होते हैं, इसके ऊपर आपने क्या किया, माइक्रोब्स का यूज कर लिया, है ना। उसके ऊपर इस तरीके से फंगल थ्रेड के ऊपर माइक्रोब्स लगे हुए हैं ऐसे। इसको, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लोक्स, है ना। इसके अंदर क्या रहेगा, फ्लोक्स रहेगा। फ्लोक्स का मतलब होता है कि फंगल जो थ्रेड है, यानी कि फंगल जो है ना पूरा है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, छोटे छोटे आपके बैक्टीरिया लगे हुए हैं और वो बैक्टीरिया है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब है कि वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगे। तो जब इसके अंदर ऑक्सीजन, ये पूरा इसके अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और ये इस वाटर के अंदर कौन सी इंप्योरिटीज है, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है। उन ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज को, और जो ये रहते हैं, है ना, जो आपके माइक्रोब्स रहते हैं, फंगल के स्पोर होते हैं इस तरह के, है ना, ये सारे, ये फ्लोक्स इसमें आप ढेर सारे अमाउंट में डाल देते हो और उसके बाद में इसको रोटेट कर देते हो। रोटेटर भी यहाँ पे लगा रहता है जो घूमता रहता है इस तरीके से, और ये पूरा पानी एजिटेट होता रहता है, जिसकी वजह से प्रॉपर एरिएशन बना रहता है इस पूरे टैंक में। क्योंकि ये एरोबिक माइक्रोब्स हैं तो इसलिए इनको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, और ये कंटिन्यूसली क्या करेंगे, अब इनके अंदर नीचे आपने पूरा एजिटेटर लगा रखा है, यानी कि वो जो फैन है वो घूमता रहेगा और पूरे पानी को क्या कर देगा, एजिटेट कर देगा। तो एजिटेशन जो है वो प्रॉपर होता रहेगा इस वाटर का, और प्रॉपर एजिटेशन, प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से जो ऑक्सीजन है वो थ्रू आउट द टैंक जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में ये धीरे धीरे ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते चले जाएंगे और अल्टीमेटली अपने आप को इसके अंदर से जितना भी ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हैं उन सबको यूटिलाइज कर लेंगे। और एट द एंड क्या होता है कि जैसे ही ये काम पूरा हो जाता है उसके बाद में 1 या 2 दिन बाद में आप जो है इसको बंद कर देते हैं और इसको सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को सेटलिंग टैंक में ये जो फ्लॉक्स होती हैं, यानी कि फंगल थ्रेड साथ में बैक्टीरिया, वो भी क्या है, इस पूरे इसमें आ जाता है। और बाद में जैसे ही आप, इसमें कोई एजिटेशन नहीं होता सेटलिंग टैंक में और इसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं होता, तो इसलिए क्या है, ये सारा का सारा धीरे धीरे करके नीचे सेटल हो जाता है। तो जो ये नीचे सेटल हो गया, ये जो सेटल हो रखा है पूरा ऐसे, ये आपके पैलेट के अंदर आ जाता है। और ये एक्चुअली में है क्या, ये फ्लॉक्स हैं। जो फ्लॉक्स यानी कि फंगल थ्रेड के चारों तरफ जो बैक्टीरिया चिपके हुए हैं उसको हमने क्या बोला है, फ्लॉक्स। जैसे मान लीजिए कि ये फंगस का थ्रेड है, इसके ऊपर क्या चिपके हुए हैं, बैक्टीरिया चिपके हुए हैं, तो वो फ्लॉक्स जो होते हैं वो ये हैं जो कि नीचे बैठ गए हैं। इसको अब हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, बिकॉज दे आर एक्टिवेटेड। उनके अंदर क्या है, ये एक्टिवेटेड स्लज रहती है। स्लज जो है अब आप वापस से क्या काम आएगी, जब इधर से प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में नया पानी जो है इसमें डाला जाएगा वापस से, उस पानी को, ये वाला पानी तो डिग्रेड हो चुका है जो सेटलिंग टैंक में आ गया, अब ये टैंक खाली है, तो उस केस में क्या करेंगे, आप थोड़ा सा इसके अंदर से एक्टिवेटेड स्लज लीजिए और इसमें डाल दीजिए। वो धीरे धीरे अपने आप ही ग्रो करने लग जाएंगे और उसके बाद में इस पूरे वाटर को भी क्लीन कर देंगे। तो एक्टिवेटेड स्लज क्या है, तो ये एक्चुअली में क्या है, एक्टिवेटेड स्लज ये वो फ्लोक्स वगैरह रहते हैं जो आपके क्या है उस टैंक के अंदर प्रेजेंट है, और इनके अंदर कैपेसिटी होती है डिग्रेड करने की, यूटिलाइज करने की ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को। और ये एक्टिवेटेड स्लज जो होगा ये वापस से क्या है, रीयूज होता है, इसके अंदर वापस डाल दीजिए। और बाकी का जो मैक्सिमम स्लज है उसको फिर आप एनाएरोबिक डाइजेस्टर में क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है ना। ये बैक्टीरिया कैसा था, एरोबिक बैक्टीरिया था। तो देखिए दोबारा से देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया कैसा था, एरोबिक बैक्टीरिया। तो इसको तो ऑक्सीजन चाहिए, अब ऑक्सीजन चाहिए तो इसलिए हमने नीचे फैन लगाया था इसमें, ताकि ये घूमता रहे ऐसे, और साथ के अंदर ये पूरा वाटर जो है ये ऐसे 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 एजिटेट होता रहे, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन वेंटिलेशन है पूरे इसके अंदर बना रहेगा। और बने रहने की वजह से ये सारे माइक्रोब्स इसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट को यूटिलाइज कर लेंगे। यूटिलाइज करने के बाद में और जो है हम इसको सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं।
अब जो वाटर है वो ऊपर रह जाता है और जितने फ्लॉक्स हैं वो सारे नीचे आ जाते हैं। फ्लॉक्स क्या है? ये जो है आपके फ्लॉक्स, ये एक्चुअली में एक्टिवेटेड स्लज इनको हम बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर से ही कुछ वापस से लेके हम इसमें यूटिलाइज कर लेंगे। और बाकी जैसे मान लीजिए इतना सा पार्ट जो है हमने यूटिलाइज कर लिया, और ये वाला जो पार्ट है मैक्सिमम ये हमने किस में डाल दिया? एनएरोबिक डाइजेस्टर में डाल दिया। एनएरोबिक डाइजेस्टर वो होता है जिसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया को खा जाते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया विल बी डिग्रेडेड बाय द एक्शन ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया, और उसके अंदर फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे? मीथेन गैस है, उसके अलावा जैसे CO2 वगैरह है, तो ये सारी जो गैसेस वगैरह होती हैं, है ना, वो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, है ना, सल्फाइड वगैरह और ये सब। तो ये अल्टीमेटली क्या है? इस तरीके से वाटर जो है वो क्लीन हो जाता है। अब सेटलिंग टैंक के अंदर जो एक्टिवेटेड स्लज है वो थोड़ा सा आपने इसमें डाल दिया, बाकी का आपने एनारोबिक डाइजेस्टर में डाल दिया। जो वाटर था उसका क्या हुआ? वाटर को आप फिर क्या है, ये जो वाटर होता है यहाँ पे, ये प्राइमरी जो वाटर हमने इसमें डाला था ऊपर से, उस वाटर के कंपैरिजन में थाउजेंड्स ऑफ टाइम ऑफ प्योर होता है ये वाटर, लेकिन ये स्टिल इट इज नॉट ड्रिंकेबल। तो इसीलिए, बट ये क्या है, आप अगर किसी भी वाटर सोर्स में जैसे कि रिवर है उसमें आप इसको रिलीज करते हो तो उस केस में ये जो है आपका नुकसान नहीं करेगा, जो वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसीलिए क्या है कि उस वाटर को बाद में रिवर वगैरह में डिस्पोज कर दिया जाता है, बट आफ्टर द ट्रीटमेंट। ये पूरा सेटअप हर एक कंपनी को लगाना पड़ता है और उसके बाद में ही वहाँ से NOC लेनी पड़ती है, इन्वायरमेंटल जो आपका डिपार्टमेंट है उससे। और ये सेटअप पूरा रहता है कि भाई हम जो भी हमारे जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम इस तरीके से सिक्वेंशियल स्टेप वाइज मैनर के अंदर और उसको वो करके और फिर हम क्या करते हैं, रिलीज करेंगे। तो ये रहता है पूरा आपका सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोसेस। अब इसके अंदर देख लीजिए सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर कौन कौन से माइक्रोब्स यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला टैंक था हमारा, है ना, ये देखिए जो फर्स्ट टैंक था, इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने कोई माइक्रोब्स यूज नहीं किया है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट से। इसमें देखिए, तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज किया जाएगा, माइक्रोब्स हेटेरोट्रोपिक माइक्रोब्स को यूज किया जाएगा, वो नेचुरली सीवेज वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इनमें क्या होगा, द स्टेप वाज अ फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, परफॉर्म रिमूविंग द फ्लोटिंग डेब्रीज एंड ग्रिट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने कोई माइक्रोब्स यूज नहीं किया था। और उसके बाद में पीबल्स हो रही है। प्राइमरी स्लज जो होती है उसमें क्या होगी, मिट्टी होंगी, पत्थर होंगे छोटे, है ना, ये सेटल डाउन हो जाएंगे। और प्राइमरी इफ्लुएंट जो होता है सुपरनेटेंट, उसका लिक्विड रहता है, उस ऊपर वाले को हम नेक्स्ट टैंक में डाल देते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। वहां पे माइक्रोबियल एक्शन होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही हम दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। और इसमें आप देखिए कि ये जो होता है ऑक्सीजन अपटेक बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टेल द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सैंपल। और इसमें क्या होगा, BOD जो होती है वो आपकी लो करती चली जाती है। इसमें BOD आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में BOD है क्या। देखिए कि जब मोर पॉल्यूशन होता है, मोर पोल्यूटेड वाटर होता है, उसकी BOD सबसे ज्यादा हाई होती है। तो जैसे मान लीजिए, देख लीजिए कि जैसे BOD जो है वो मोर पोल्यूटेड वाटर की हाई है, तो यहां पे लिख लेते हैं जैसे BOD जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉल्यूशन से। मोर पोल्यूटेड वाटर, तो BOD भी क्या होगी, मोर होगी। इसका मतलब है जैसे जैसे वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज मिक्स होती चली जाती हैं, वो वाटर बनता चला जाता है मोर न्यूट्रिशियस, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशंस की कोई कमी नहीं होती। वो पोल्यूटेड तो रहता है लेकिन उसमें सारे आयंस है, सारे सोर्सेज हैं, आपको मिल जाएंगे वहीं पे ही। उसके अंदर एनर्जी सोर्स भी मिल जाएगा, दूसरे जो आयंस है वो भी मिल जाएंगे। तो इसीलिए वो वाटर बन जाता है हाई। और उस वाटर के अंदर फिर क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह अच्छे से इन्फेक्ट हो जाते हैं। वहां पे जल्दी गंदे पानी में ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, और वो ग्रो करने के बाद में जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, यानी कि जैसे जैसे एरोबिक बैक्टीरिया काम करेंगे उनको ब्रीथ करने के लिए उनको ऑक्सीजन की नीड होगी। और नीड जो होगी उन बैक्टीरिया को, वो किस लिए होगी, ताकि वो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको यूटिलाइज कर सके। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए आपको ऑक्सीजन की नीड होगी, यानी कि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतने ही ज्यादा बैक्टीरिया उसमें आएंगे, और जितने ज्यादा बैक्टीरिया आएंगे उनको उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होगी। तो दैट इज द BOD। तो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये इस तरीके से रहती है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और पोल्यूटेड वाटर की BOD जो होती है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, हाई होती है पोल्यूटेड वाटर की। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, BOD जो है वो आपकी यहाँ पे कम हो जाती है, बायोगैस वगैरह प्रोड्यूस हो जाती है, CO2 H2S मीथेन मैंने बताया था। वो कहाँ पे होगी, जो आपका एनारोबिक डाइजेस्टर होगा, जहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया को खाएंगे और उसके बाद में बायोगैस वगैरह जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। वो बायोगैस भी आप इल्यूमिनेशन में यूज कर सकते हैं और कुकिंग में यूज कर सकते हैं। दैट इफ्लुएंट रिलीज, और जो एंड में जो इफ्लुएंट आता है वो आप रिलीज कर सकते हैं रिवर और स्ट्रीम्स में। और द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। तो उसके अंदर यही सारा सेटअप पूरा जो है वो किया जाता है।
इस चैप्टर में जो नेक्स्ट आता है आपका वो कौन सा आता है, बायो गैस प्रोडक्शंस। तो बायोगैस प्रोडक्शन में क्या आएगा कि किस तरीके से एक सेटअप बनाया जाता है। एग्रीकल्चर जो होता है, इंडिया की मोस्ट इकोनॉमी जो है पूरी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, यानी कि ढेर सारे एग्रीकल्चर के साथ में क्या करते हैं, जो कैटल फार्मिंग होती है, जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताई थी, उसके अंदर जो वो कैटल फार्मिंग से आपके पास में क्या है कि डंग, यानी कि काउ डंग वगैरह ये सारा आपके पास में रहता है। और दूसरी चीज जो रहती है डंग के अलावा, वो आपके पास में वाटर की कोई कमी नहीं होती उसमें। तो आप क्या करेंगे, एक गहरा गड्ढा यानी कि पिट जो है वो अपने खेत के अंदर इस तरीके से डिग कर लेंगे। और डिग करने के बाद में आप इसमें क्या करेंगे कि एक इस तरफ से इनलेट रखेंगे, ये है इनलेट यानी कि इन, और ये वाला जो है यहां से ये आउट है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे कि जो भी डंग डेली प्रोड्यूस होता है, गाय का, भैंस का, जितना भी डंग वगैरह है वो सारा प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा जो आपके एग्रीकल्चर के अंदर जो वेस्ट आता है, प्लांट डेब्रीज वगैरह होती हैं, वो आप क्या करेंगे इसके अंदर यहाँ पे डाल देंगे वाटर के साथ मिक्स करके, और ये इस ट्यूब के थ्रू होता हुआ कहाँ है, इस टैंक में चला जाएगा। इस पूरे को हम बोलते हैं डाइजेस्टर। और डाइजेस्टर में आपने कैसे बैक्टीरिया ले रखे हैं, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया ही ले रखे हैं, है ना, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया ले रखे हैं इसके अंदर। और ये मेथेनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करेंगे, मेथेन प्रोड्यूस करेंगे, है ना, CO2 मेथेन और ये सब प्रोड्यूस करेंगे। ये क्या करेंगे, ये जो वाटर है इसको आपने ऊपर से ढक दिया है, ये जो ऊपर वाला पार्ट रहता है ये सेपरेट होता है, निकल जाता है, और जो ये पूरा पिट रहता है ना, डिग, ये अलग से रहता है। तो इस आपने गड्ढा लिया, उसके ऊपर आपने इसको ऐसे ढक दिया। अब जैसे जैसे इसमें गैस बनेगी, ये जो ऊपर वाला सेटअप है ये धीरे धीरे ऊपर खिसकता जाएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जब गैस का प्रेशर लगेगा तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा ऐसे। और जैसे जैसे शिफ्ट होगा, यहाँ पे क्या है, आपको ये इंडिकेटर होता है जो आपको ये बता देगा कि इतनी गैस जो है प्रोड्यूस हो चुकी है। तो उसमें जो नीडल होगी वो आपको गैस का लेवल बता देगी इसमें, और ये जो ये 0 से ऐसे ऐसे इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे ही इंक्रीज होती है उस केस में यहाँ से जो है आप गैस कलेक्ट कर सकते हैं इसमें, और जो यहाँ से स्लज वगैरह जो प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और इस स्लज को एज ए मैन्योर, जो खाद के तौर पे हम इसको क्या है यूज कर सकते हैं, इस वाली स्लज को। और नेक्स्ट तो ये जो है ये सेटअप क्या है पूरा, आपने क्या किया, एक गहरा गड्ढा खोदा, उसके अंदर आपने सारा जो काउ डंग वगैरह डेली का उसका इनलेट बना दिया और आउटलेट के लिए स्लज बना दिया। अब यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर पूरा जैसे जैसे गैस बनती चली जाएगी वहां पे जो है लेवल आपको इंडिकेट हो जाएगा, और ऊपर वाला जो सेटअप है ऊपर होता चला जाएगा। और जो है गैस जो है वो आपकी बनने के बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से क्या है ये यूज कर सकते हैं, विलेजेस फॉर वेरियस पर्पसेस में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मेथेनोबैक्टीरियम जो है वो इसके अंदर यूज किया जाता है मेनली। इनिशियली मेथेनोबैक्टीरियम ऑटोमेटिकली प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, जो काउ डंग होता है उसमें। अब आता है नेक्स्ट, बायो कंट्रोल एंड पेस्ट एंड डिजीज। बायो कंट्रोल एंड पेस्ट एंड डिजीज, तो इसमें आता है, इसमें क्या आएगा कि जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, यानी कि जनरली हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं किसके ऊपर, जो हमारे फार्म के अंदर जो छोटे मोटे कीड़े आते हैं जो हमारी क्रॉप को खाते रहते हैं और आपकी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं। तो उसके लिए पेस्टिसाइड्स और जो दूसरे तरह के होते हैं, है ना, इंसेक्टिसाइड्स, वो हम यूज करते हैं। बट वो क्या होते हैं, वो आपके इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल होते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के कॉन्सेप्ट में ये किया जाता है कि बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज किया जाता है। अब बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन से होते हैं, तो देखिए बायो कंट्रोल एजेंट्स जो होंगे आपके, वो होंगे कि आप क्या करेंगे कि जैसे आपको बता दी, तो ये मैंने बता दिया आपको कि केमिकल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, केमिकल और पेस्टिसाइड जो होते हैं वो हार्मफुल और यूजफुल ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर देते हैं। इस वजह से हमें क्या है, दूसरी तरह की जो है स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ती है। इसमें आता है ड्रैगन फ्लाइज एंड लेडी बग्स। तो ड्रैगन फ्लाई एंड लेडी बग्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, मॉस्किटो को और एफिड्स को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ड्रैगन फ्लाइज एंड एफिड्स, तो ड्रैगन फ्लाई एंड लेडी बग जो है वो किसको करेंगे, मॉस्किटो एंड एफिड्स को किल कर देते हैं। तो आप इनको यूज कर सकते हो, और ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते, है ना। ये खाली किसके ऊपर खाएंगे, ये खाएंगे सिर्फ मॉस्किटो और एफिड्स को। दूसरा आता है बीटी, यानी कि बैसिलस थूरियनजेनेसिस। ये एक ऐसा होता है जो कैटरपिलर और इंसेक्ट्स वगैरह, ढेर सारे कैटरपिलर आ जाते हैं, टिड्डे आ जाते हैं, और वो आपके पूरी क्रॉप को क्या कर देते हैं, धीरे धीरे खा के नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, बैसिलस थूरियनजेनेसिस जो होता है ये एक बैक्टीरिया होता है, और ये एक बीटी टॉक्सिन रिलीज करता है। ये बैक्टीरिया उस बीटी टॉक्सिन का जो जीन है, उस जीन को आपने ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, जो कॉटन की क्रॉप है या फिर दूसरी क्रॉप्स है उनके अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब जब ये प्लांट बनेगा तो इसकी लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा,
बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट रहेगा। ये बीटी टॉक्सिन सिर्फ और सिर्फ किसको अफेक्ट करता है, इंसेक्ट्स को और कैटरपिलर्स को, ये ह्यूमन के ऊपर काम नहीं करता, ठीक है ना। ये ट्राइकोडर्मा फंगस है और इसे यूज किया था। अब जैसे जैसे कैटरपिलर आएगा और इसको खाएगा तो बीटी जो है उसके पेट में चला जाएगा और वहां पे जाके पोर क्रिएट कर देता है और उन पोर्स की वजह से क्या है, उस कीड़े की डेथ हो जाती है, जो भी इसको इंसेक्ट इसको खाता है उसकी डेथ हो जाती है। तो उसी वजह से क्या होगा, पूरी क्रॉप जो है आपकी सेफ रहती है। ट्राइकोडर्मा एक फंगस रहती है ना। नेक्स्ट जो आता है, इसके अलावा ये फंगस क्या करती है, जो बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी यूज कर सकती है, प्लांट पैथोजेंस को किल कर सकती है, ये आपके रूट्स में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट आता है बैकुलोवायरस और उसके अंदर न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये क्या करते हैं, एक्सीलेंट बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, या ऑर्थोपोड्स पे अटैक करेंगे, जो आपके कॉकरोच वगैरह और ये सारी फैमिली के होते हैं, चींटियां वगैरह जो होती हैं, नॉट हार्मफुल फॉर द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जैसे बर्ड है, फिश है, मैमल्स है, उनके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज कर रहे हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करके ही आपने क्या देख लिया कि बायो कंट्रोल हम कर पा रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है इसमें होता है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के अंदर आप देखिए कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या करते हैं, लेस से लेस केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करना चाहेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होंगे वो आपकी पूरी जो सोयल का टेक्सचर होता है आपके फार्म की, उसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है इसमें फंजाई, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, इनको यूज कर सकते हो बायो फर्टिलाइजर में। जैसे फॉर एग्जांपल राइजोबियम को अगर आप यूज करते हो, है ना, नोड्यूल्स में, जो प्लांट्स की नोड्यूल्स रहती हैं, रूट्स वगैरह की जो नोड्यूल्स रहती हैं, इन नोड्यूल्स के अंदर क्या है, राइजोबियम प्रेजेंट रहता है। और ये क्या करेगा, अल्टरनेटिवली हेल्प द इंक्रीजिंग द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सोयल, नाइट्रोजन कंटेंट को भी इंक्रीज कर देगा। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट जो आता है इसमें एजोबैक्टर और एजोस्पाइरुलिनम, ये क्या करेंगे, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और ये सोयल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और ये माइकोराइजा, माइको का मतलब होता है फंगस, राइजा का मतलब होता है रूट्स। तो रूट्स के चारों तरफ जो है माइको, यानी कि जैसे ये रूट्स हैं तो इनके चारों तरफ क्या चिपके रहेंगे, फंगस चिपका रहेगा। और ये क्या करेगा, अल्टीमेटली फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर करके प्लांट को देता रहेगा। उससे क्या होगा, जो प्लांट है वो न्यूट्रिशनली एनरिच होगा। मोस्ट ऑफ द साइनोबैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे कि नोस्टोक है, एनाबीना है, ओसिलोटेरिया है। ये साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करेंगे, आपके पैडी फील्ड्स बायो फर्टिलाइजर्स में यूज किया जा सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ऑटोट्रोपिक हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर, और ये भी क्या कर सकते हैं, सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर सकते हैं ताकि क्या प्रोड्यूस हो जाए, ताकि जो बायो फर्टिलाइजर यानी कि एज ए हमको जो क्रॉप है या हमारी जो सॉइल है उसको न्यूट्रिशनली एनरिच करना है, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये रहता है पूरा सेटअप और इस तरीके से ये सारी चीजें यूज रहती हैं। तो ये था हमारा आपका ये वाला चैप्टर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है माइक्रोब्स के वो हमने देख लिए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाली यूनिट से, बायोटेक्नोलॉजी वाली से। तो तब तक के लिए देखते रहिए समर्थ एग्जाम प्रेप। थैंक यू वेरी मच।